हेलो, माय नेम इज़ अनामिका। आज हम लोग संविधान का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि संविधान के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है। और अब इसके आगे अब विधायिका होती क्या है? वह संस्था जो नियम कानून बनाती है वह विधायिका है, और वह संस्था जो नियम कानून को कार्यान्वित करती है वो कार्यपालिका है, और वह संस्था जो नियम कानून के द्वारा न्याय देती है वो है न्यायपालिका। ठीक है। तो विधायिका, अब विधायिका को जो हम देखते हैं कि विधायिका क्या है, मतलब जो कानून बना रही है। तो हमारे देश में जो केंद्र में जो है ना, जो कानून बनाती है वो है संसद, और जो राज्य स्तर पर जो कानून बनाती है वो है विधानमंडल। ठीक है। तो ये विधायिका के 2 पार्ट हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाती है वो है संसद, और राज्य स्तर पर जो कानून बनाती है वो है विधानमंडल। ठीक है। उसके बाद क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है? कार्यपालिका मतलब है जो नियम कानून बनाया जा रहा है ना, उनको कार्यान्वित कर रही है। तो कौन कार्यान्वित कर रहा है? वो है, एक मंत्री होते हैं और एक है सरकारी विभाग के कर्मचारी। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं और मंत्री, इन लोग जो होते हैं वो ना सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाया जा रहा है ना उसको कार्यान्वित करती है। थर्ड है न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका 3 स्तर पर है, एकल प्रणाली है पर 3 स्तर पर है। ठीक है। केंद्र स्तर पर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर जो है वो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जिला स्तर पर जो होता है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। अब है संविधान के अंग में ही चौथा स्तंभ भी होता है, फोर्थ स्तंभ। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है। तो इस संविधान का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया, प्रेस को कहा जाता है, जो सरकार के अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा संविधान के अंग कि संविधान के अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं मेनली, और चौथा स्तंभ के रूप में जो है वो प्रेस यानी कि मीडिया को माना जाता है। अब नेक्स्ट है कि भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई, और वो विकास कैसे कैसे हुआ, किन चरणों से होकर गुजरा। ठीक है। तो भारत में संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे कि 1600 से स्टार्ट हुआ, 1947 तक, मतलब 1600 से 1947 तक। अब हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, या आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ठीक है। तो इसको हम लोग 2 स्तर पर पढ़ेंगे, 1600 से 1857 और 1858 से 1947। अब ये 2 रेंज क्यों है? क्योंकि 1600 में अंग्रेज भारत में आए। ठीक है। और 1857 की क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है। तो 1857 की क्रांति एक चरण है, और दूसरा चरण है 1858 से 1947। ठीक है। अब इसका कारण क्या है? हुआ ये कि अंग्रेज भारत में आए तो कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, भारत में 1600 में आई। और ना ईस्ट इंडिया कंपनी इस व्यापार करने के उद्देश्य से आई, पर उन्होंने व्यापार के साथ यहाँ के प्रशासन, राजनीति, सब में हस्तक्षेप किया, और अंजाम ये हुआ कि ये जो लंबा ड्यूरेशन हुआ, इसमें इतने सारे यहाँ के लोगों के ऊपर इतना शोषण और बहुत सारी नीतियाँ ऐसी अपनाई कि 1857 में 1857 की क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है। जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक चरण है, क्योंकि इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मेन रोल रहा है। हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद ना जो ब्रिटेन की महारानी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जिनके अधीन रह के यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से वो छीन लिया। ठीक है। वो जो यहाँ प्रशासन करने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी ना, उनको मिला हुआ था वो पावर वो डायरेक्ट अपने हाथ में ले ली। तो 1858 से यहाँ पे जो शासन हुआ ना, वो ब्रिटेन की महारानी का शासन था। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से जानते हैं कि 1600 से 1857 जो यहाँ शासन हुआ वो कंपनी का शासन के नाम से जाना जाता है, और 1858 से 1947 का जो शासन हुआ उसको क्राउन का शासन, ताज का शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अपना देखो, संवैधानिक विकास हो रहा है, मतलब बहुत सारे अधिनियम, एक्ट पारित हुआ, धीरे धीरे सबके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है लिए गए, और फिर जाके हमारा संविधान बना। ठीक है। तो कहाँ से कौन से पॉइंट्स जुड़े हुए हैं ना, उस चीज़ को समझने के लिए हमको संवैधानिक विकास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस है, तभी यहाँ पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए, 1600 से 1857 की क्रांति के बीच ना जो एक्ट आए ना, वो मेनली ना 2 आए, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट। ठीक है। और जो 1858 से 1947 के बीच जो एक्ट आए वो भारत शासन अधिनियम और भारत परिसंघ अधिनियम के रूप में आए। ठीक है। तो इसको हम लोग चलो सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं कि हुआ क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग होगा कि हम कौन से एक्ट से स्टार्ट करेंगे, वो है रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे देखो कौन कौन से एक्ट है, मैं आपको याद करा देती हूँ डेट वाइज। ठीक है। ईयर वाइज। तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद आया 1781 में सेटलमेंट एक्ट। ठीक है। और उसके बाद आया ईस्ट इंडिया एक्ट 1784।
पॉलिसी। देन जो मेन रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के बीच में ये 2 एक्ट थे, ईस्ट इंडिया एक्ट और सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इसके बाद चार्टर एक्ट आए 1793 में, ठीक है। तो 1773 से 1773 में जो एक्ट आया ना, उसको 20 साल के लिए बढ़ाने के लिए ही चार्टर एक्ट आया 1793। फिर इसको 20 साल बढ़ाने के लिए आया 1813 का चार्टर एक्ट, फिर उसको 20 साल बढ़ाने के लिए आया 1833 का चार्टर एक्ट, एंड देन लास्ट चौथा जो चार्टर एक्ट आया 20 साल उसको और बढ़ाने के लिए वो आया 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ये 6 एक्ट है यहाँ पे जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि ना रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। अच्छा हाँ, अब देखो कंपनी का सबसे पहला कानून जो बना ना, सबसे पहला कानून कंपनी के लिए जो आया वो रेगुलेटिंग एक्ट है। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो ना स्वतंत्र रूप से यहाँ काम नहीं करी थी, वो वहाँ ब्रिटेन के संसद के अधीन ही काम करी थी, वहाँ के महारानी के अधीन ही काम करी थी। लेकिन जब यहाँ इनका यहाँ जो इनका कार्य था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, अव्यवस्थित हो गया कि इनको कंट्रोल करना जरूरी हो गया। इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है। मेनली क्या है, कंट्रोल करने के लिए। और फिर चार्टर एक्ट क्या है, उसका तो मेन काम है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया उसी को 20 साल बढ़ाने के लिए जैसे यहाँ नोटिफिकेशन निकाला जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है, वैसे ये चार्टर है, चार्टर निकाला जाता है, चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये है। अब हम पढ़ेंगे कि ना कि हाँ इसके बाद क्या है 1773 का। हम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी यहाँ कैसे आई, कब आई, किसके थ्रू आई, ठीक है। तो ये डेट याद रखना जहाँ से मैं बता रही हूँ, 1600 से हम मानते हैं कि कंपनी यहाँ आई। हुआ क्या 1599 में, ऐसा नहीं है कि पहले भारत में कोई कंपनी आई नहीं, आई है, पर ना वो हमेशा ना स्थल मार्ग से आई है, ठीक है, बाउंड्रीज से आई है। पर ये जो है ना इधर से आने जल मार्ग से आने वाली के बाद में इनको क्या रास्ता मिल गया डायरेक्ट। जब वो स्थल मार्ग से आती थे ना तो उनको बहुत सारे देश को क्रॉस करते हुए आना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जल मार्ग से आए ना वाटर वेज के चलिए तो उनको किसी को वो नहीं करना पड़ा, क्रॉस नहीं करना पड़ा, इससे वो स्वतंत्र रूप से यहाँ आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1599 में एक नाविक थे मिल्टन हॉज क्या थे, नाविक थे, ये भारत होते हुए इंडोनेशिया पहुँचे। और फिर क्या हुआ कि 1600 में ब्रिटेन की महारानी कौन थी 1600 में, एलिजाबेथ, उन्होंने किसको भेजा यहाँ व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म पूछा है बहुत पहले, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC इसका फुल फॉर्म है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ठीक है। क्या है, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये इनको एकाधिकार मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ की तरफ से एकाधिकार मिला भारत में व्यापार करने का, कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। तो 15 साल के लिए किसके थ्रू मिला कंपनी को यहाँ व्यापार करने का एकाधिकार, वो मिला एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। लेकिन ये जो 15 साल है ना उसको असीमित कर दिया गया, किसके द्वारा, तो उनके बाद जो आए ना एलिजाबेथ के बाद जेम्स द्वितीय आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को असीमित कार्यकाल तक, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं रखा, असीमित कार्यकाल तक भारत में व्यापार करने के लिए उनको छूट दी थी, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने व्यापार किया, व्यापार कर रहे थे वो तो ठीक है, ठीक है। अब व्यापार करने के लिए उनको बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स यहाँ के शासकों को देना पड़ता था, भारत के शासकों को। अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो आपको एक कर के रूप में देना रहता था, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था, ठीक है। अब हुआ क्या, यहीं से गेम पूरा चेंज हुआ 1717 में, 17 यानी कि खतरा, 1717 में ही खतरा हुआ, ठीक है। क्या हुआ, हमारे जो मुगल शासक थे फर्रुख सियर, ठीक है, उनको गले की बीमारी थी तो वो ठीक ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक डॉक्टर थे उनके, डॉक्टर हैमिल्टन, उनसे उनका इलाज कराया, ठीक है। तो जब उनसे फर्रुख सियर शासक थे उनका इलाज हुआ और वो बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी वो ठीक हो गई, तो उसी से वो खुश हो गए, जो फर्रुख सियर थे वो खुश हो के ना ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार की दीवानी दे दी। मतलब कि उन्होंने बोल दिया आप यहाँ फ्री होके व्यापार करिए, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनको जो कर है ना, कर मुक्त कर दिया, जिससे वो कंट्रोल थे ना हमारे देश में, वहीं से ही उसी से ही उनको छूट दे दी, ठीक है। तो यहीं से ही पूरा मामला जो है वो बिगड़ा। और इसी को ही जो इनको ना मुक्त व्यापार की दीवानी मिली ना शासक फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वो है ये मुक्त व्यापार की दीवानी मिली किसके द्वारा, 1717 में फर्रुख सियर के द्वारा।
ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 1717 में वो देती मुद्दे व्यापार की दीवानी देती। अब इसके बाद क्या हुआ पता है कि ना अभी तक जो था 1717 तक राजा शासन करते थे। अब 1717 के बाद ना क्या हुआ कि ना कंपनी का जो प्रभुत्व है ना वो बढ़ता गया, इनका राजनीति में हस्तक्षेप होता गया और जो शासन जो है ना वो धीरे-धीरे कंपनी के हाथों में आता गया, उनके हाथ में आता गया। इसलिए फिर क्या हुआ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो आप जानते होंगे, जहाँ पे मुगल शासक तो हारे थे। हाँ, लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ये पूरा गेम चेंज कर दिया। मतलब 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ ना, वो पूरी तरह से यहाँ के जो अंग्रेज़ हैं ना, उनके हाथों में पूरा शासन आ गया, ठीक है। फिर 1765 में क्या हुआ कि ना 1765 में जो हमारे ये थे ना गवर्नर जनरल, जो इसको वो करे थे, लीड कर रहे थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव थे, 1765 में उन्होंने ना द्वैत शासन की घोषणा कर दी, ठीक है। 1765 में 2 चीज़ हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि ना ब्रिटिश और भारतीय राजाओं के बीच में संधि हुई, ये बहुत फेमस संधि है, इसको डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलाहाबाद की संधि। और इसी में ही हुआ 1762 में द्वैत शासन की घोषणा की, किसने की, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। इससे क्या हुआ, द्वैत शासन मतलब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शासन जो है वो 2 तरीके से होता है, एक दीवानी है, फौजदारी है। दीवानी मतलब रिवेन्यू, जिसमें ना जिसमें कर इकट्ठा किया जाता है, जितना भी पैसे से रिलेटेड जो होता है ना, टैक्स वसूल करना, ये सब जो आता है वो दीवानी आता है। और दूसरा है निजामी एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे नियम बनाना, कानून बनाना, सजा देना, ये सब जो है ये एग्जीक्यूटिव निजामी में आता है। तो इन्होंने क्या किया, जो ये अंग्रेज़ थे, शासक अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने क्या किया कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने क्या किया कि ये जो दीवानी है, जो पावर है, दीवानी शासन जो है रिवेन्यू वाला, उसको अपने अंडर रख लिया, टैक्स वसूल करने वाला, और जो निजामी है, एग्जीक्यूटिव है, उसको दे दिया भारतीय राजा को, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने गेम खेल लिया, अपना जो मनी वाला पावर वाला जो चीज़ था उसको उन्होंने अपने हाथों में रख लिया। इसके बाद क्या हुआ कि ना अब ये इतना मनमर्जी चलाने लगे, शासन करने लगे कि एक समय ऐसा आया 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, ठीक है। तो 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आने के 1 साल पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को महान वित्तीय घाटा हुआ, 10 लाख पौंड, ये आया है, हाँ, एग्जाम में, कितना वित्तीय घाटा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को 1772 में, वो है 10 लाख पौंड, ठीक है, 10 लाख पौंड। उसी के बाद जब इनका इतना मतलब इनका जो रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचा ना, ब्रिटिश के महारानी के पास, वहाँ की संसद के पास, तब उन्होंने डिसाइड किया अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए, जिसमें बहुत सारे प्रावधानों को लागू किया गया हमारे भारत में, ठीक है। और सबको और थोड़ा केंद्रीकृत हुआ, ठीक है, यानी कि लोगों के जो अलग अलग बटे हुए थे, सबके पावर को ना कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो अब तो यहीं से स्टार्ट होता है एक्ट, कि क्यों आया, समझ में आया कि इन्होंने बहुत वित्तीय घाटा हुआ, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। 10 लाख पौंड का इन्होंने फाइनेंशियली वो किया था, लॉस किया था, घाटा हुआ था, जिसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश के जो संसद हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का, ठीक है। थैंक यू।